हेलो एवरीवन, सभी को हाय हेलो नमस्ते। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का एक और बेहतरीन क्लास में। देखो, पिछले 2 क्लासेस में हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा बायोकेमिस्ट्री में होने वाले सारे क्लिनिकल टेस्ट, उनकी प्रिंसिपल्स, उनके मेथड्स, स्टेप्स, नॉर्मल रेंज। उसके बाद फिर हमने दूसरी क्लास में पढ़ा बायोकेमिस्ट्री में होने वाले सारी स्टैंडिंग्स और जो बचे-खुचे टेस्ट थे वो। तो देखो, उसमें हम लोग को लगे 2 क्लास, लेकिन वो 2 क्लास इसलिए लगे क्योंकि हमें बायोकेमिस्ट्री बड़ा टॉपिक है, ठीक है? बड़ा टॉपिक है, इस वजह से उसमें क्लिनिकल टेस्ट्स भी ज़्यादा हैं और साथ के साथ उससे स्टैंडिंग्स स्टेप्स भी ज़्यादा हैं। आज हम देख रहे हैं हेमेटोलॉजी, सेम चीज़ देखेंगे लेकिन 1 क्लास के अंदर देखेंगे। क्लास बड़ी हो सकती है, लेकिन हेमेटोलॉजी से क्वेश्चंस आते हैं, इसलिए स्टार मार्क कर लेना, ठीक है? इम्पोर्टेंट लेक्चर है, ध्यान से समझते चलना क्योंकि इसमें हम पहले सारे टेस्ट्स के बारे में बात करेंगे। टेस्ट्स के बारे में बात करने के बाद हम बात करेंगे सारी स्टैंडिंग्स के बारे में जो कि हेमेटोलॉजी के अंदर होती हैं। नोट्स आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। वीडियो और एफर्ट्स पसंद है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब साथ में साथ कमेंट ज़रूर कर लेना, ठीक है? चलो, सबसे पहले स्टार्टिंग करते हैं हम हीमोग्लोबिन से। एचबी क्या है? हीमोग्लोबिन क्या है? इसका टेस्ट कैसे करते हैं? चलो समझो। प्रिंसिपल देखो, कौन से प्रिंसिपल पे एचबी का टेस्ट होता है? साइमथ हीमोग्लोबिन मेथड। तो क्वेश्चन आपसे हमेशा जब भी पूछा जाएगा कि एचबी एस्टिमेशन कैसा होता है, कौन सा टेस्ट लगाते हैं हीमोग्लोबिन के लिए, तो साइमथ हीमोग्लोबिन मेथड लगाते हैं, ये चीज़ ध्यान रखना, ठीक है? आगे समझो। एचबी इज कन्वर्टेड टू साइमथ हीमोग्लोबिन एंड मेजर स्पेक्ट्रोफोटोमेट्रिकली। ये चीज़ ध्यान रखना हमेशा। पहली चीज़ कि एचबी एस्टिमेशन कौन से मेथड से करते हैं? साइमथ हीमोग्लोबिन मेथड से करते हैं। दूसरी चीज़, एचबी किस में कन्वर्ट होता है? तो साइमथ हीमोग्लोबिन में कन्वर्ट हो जाता है। मेजर किससे करते हैं? स्पेक्ट्रोफोटोमीटर से करते हैं, स्पेक्ट्रोफोटोमेट्रिकली करते हैं। ये इंस्ट्रूमेंट होता है साइमथ हीमोग्लोबिन में मेजर करने वाला, ठीक है? तो ये 3-4 क्वेश्चंस आपके यहाँ से स्टार मार्क कर लो, इंपॉर्टेंट है। फिर मैं बात करूँ एचबी के रेंज के बारे में। लगभग हर एग्जाम में ये चीज़ें पूछी जा चुकी हैं, ईज़ी है लेकिन आता है। मेल में हम बात करें 13 से 17 ग्राम पर डीएल होता है नॉर्मल रेंज हीमोग्लोबिन का। फीमेल में बात करें तो 12 से 15 ग्राम पर डीएल होता है इसका हीमोग्लोबिन का नॉर्मल रेंज, ठीक है? यूजेस क्या-क्या है भैया? डिटेक्ट्स एनीमिया, एनीमिया के बारे में हमें पता करना हो तो भी हम हीमोग्लोबिन टेस्ट करेंगे। पॉलीसाइथीमिया के बारे में पता करना हो, ब्लड लॉस के बारे में पता करना हो एंड जनरल हेल्थ स्टेटस भी देखना हो तो हम एचबी का हीमोग्लोबिन का टेस्ट लगाएँगे, ठीक है? उसके बाद मैं दूसरे नंबर पर बात करूँ टोटल ल्यूकोसाइट काउंट, जिसको हम बोलते हैं टीएलसी। टीएलसी का फुल फॉर्म याद रखना, टोटल ल्यूकोसाइट काउंट। क्या होता है प्रिंसिपल? सेल आर स्टैंड एंड काउंटेड यूजिंग अ न्यूबॉर चैम्बर, साथ में साथ प्लस ऑटोमेटिक ऑटोमेटिक एनालाइजर। तो ये भी चीज़ ध्यान रख लेना, ठीक है? टीएलसी मैं कैसे देख सकता हूँ? या तो न्यूबॉर चैम्बर से भी देखा जा सकता है या जो सीबीसी मशीन आती है जिसको ऑटोमेटिक एनालाइजर बोलते हैं, उसके द्वारा भी देखा जा सकता है। ऑटोमेटिक सेल काउंटर बोल सकते हो, ऑटोमेटिक एनालाइजर, उसके द्वारा भी टीएलसी देखा जा सकता है, ठीक है? प्रिंसिपल क्या है? सेल्स आर स्टैंड एंड काउंट है। इसमें हम काउंटिंग करते हैं सेल्स की। क्या रेंज आता है काउंटिंग करने पे? 4000 से लेके 11000 पर एमएमक्यू। तो नॉर्मल रेंज क्या हुआ टीएलसी का? 4000 से लेके 11000 पर एमएमक्यू। क्या डिटेक्ट करता है? इन्फेक्शन डिटेक्ट करता है। इन्फेक्शन मतलब संक्रमण, इन्फेक्शन मतलब संक्रमण। तो संक्रमण डिटेक्शन के लिए हम कौन-सा टीएलसी टेस्ट लगाएँगे? इन्फेक्शन हो गए, इन्फ्लेमेशन हो गए, इन्फ्लेमेशन मतलब सूजन। सूजन के बारे में पता करना हो तो भी हम क्या लगाएँगे? टीएलसी टेस्ट लगाएँगे। या ल्यूकीमिया, ल्यूकीमिया जिसको हम बोलते हैं ब्लड कैंसर। ब्लड कैंसर में किसका अमाउंट बढ़ जाता है? डब्ल्यूबीसी, व्हाइट ब्लड कॉर्पसेल्स का अमाउंट बढ़ जाता है। तो सिंपल सी बात है, उसके लिए हम टीएलसी टेस्ट लगाएँगे, ठीक है? तो ये आपकी नॉर्मल सी बात हुई। फिर आगे मैं बात करूँ डीएलसी, डिफरेंस दोनों में समझ लेना। एक होता है टोटल ल्यूकोसाइट काउंट, एक होता है डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट जिसको हम बोलते हैं डीएलसी। क्या प्रिंसिपल है? ब्लड स्मेयर स्टैंड विद लिस्मान स्टैंड एंड डिफरेंशिएटेड डब्ल्यूबीसी टाइप्स काउंटेड। ये इसका प्रिंसिपल होता है। ब्लड स्मेयर किससे स्टैंड करते हैं? लिस्मान स्टैंड से स्टैंड करते हैं। एंड डिफरेंशिएट किससे करते हैं? डिफरेंट डब्ल्यूबीसी टाइप्स काउंट, डब्ल्यूबीसी के टाइप्स को काउंट करते हैं। नॉर्मल वैल्यू की बात करें, इंपॉर्टेंट है, ठीक है? नॉर्मल इसका एक और ट्रिक मैंने बताई थी, नेवर लेट मंकी ईट बनाना, ये ट्रिक होती है। इसमें सबसे ज़्यादा क्या होती है? न्यूट्रोफिल्स। ये इसका ऑर्डर भी होता है इसकी प्रेजेंस का, और सबसे कम होता है बेसोफिल, सबसे ज़्यादा होता है न्यूट्रोफिल। तो ये चीज़ भी याद रखना। तो इसमें हम बात करें सबसे ज़्यादा क्या है? न्यूट्रोफिल, फिर है लिम्फोसाइट, फिर मोनोसाइट, इसिनोफिल और देन सबसे कम बेसोफिल। ये चीज़ याद। तो न्यूट्रोफिल कितना है? 40 से 75% है। लिम्फोसाइट 20 टू 40% है। मोनोसाइट 2 टू 10% है। इसिनोफिल 1 टू 6% है। बेसोफिल लेस देन 1% है। तो सबसे ज़्यादा क्या हुआ? न्यूट्रोफिल हुआ, सबसे कम बेसोफिल हुआ। याद करने की ट्रिक भी मैंने बताई थी, नेवर लेट मंकी ईट बनाना।
मतलब मंकी को केला मत खाने दो, नेवर लेट मंकी ईट बनाना। ठीक है, तो सबसे ज्यादा न्यूट्रोफिल, ये इसका ऑर्डर हो गया आपका प्रेजेंस का। ठीक है, इतनी चीज क्लियर होनी चाहिए। कहाँ कहाँ यूज करते हैं डीएलसी का? आइडेंटिफाइज इन्फेक्शन, एलर्जीज, ल्यूकीमिया। आइडेंटिफाई करना हो, हमें इन्फेक्शन आइडेंटिफाई करना हो, एलर्जी के बारे में पता करना हो। एलर्जी एलर्जी में क्या बढ़ा रहेगा? सिंपल सी बात बताओ, इस्नोफिल बढ़ जाएगा, इस्नोफिल काउंट ज्यादा हो जाएगा। या ल्यूकीमियाज के बारे में पता करना हो तो हम क्या करेंगे? हम डीएलसी टेस्ट लगाएंगे। इतनी चीज क्लियर है। फिर मैं बात करूं आरबीसी काउंट की, जिसको हम बोलते हैं रेड ब्लड सेल काउंट। आरबीसी काउंट का क्या प्रिंसिपल है सर? डायल्यूशन ऑफ ब्लड एंड काउंटिंग यूजिंग अ हीमोसाइटोमीटर। हीमोसाइटोमीटर इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट है, याद रख लेना मेरे दोस्त। तो डायल्यूशन ऑफ ब्लड किया और काउंट किया किससे? हीमोसाइटोमीटर का यूज करके। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। नॉर्मल रेंज की बात करें तो मेल में 4.5 टू 6 मिलियन पर एमएम क्यूब होता है आरबीसी। फीमेल में 4.0 से 5.5 मिलियन पर एमएम क्यूब होता है। कब कब इसमें चेंजेस देखने को मिलेंगे, कब कब यूज करेंगे? इवालुएट्स एनीमिया, एनीमिया के बारे में पता करना हो, या पॉलीसाइथीमिया, इन चेंजेस में हम आरबीसी काउंट चेक करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ो। आगे मैं बात करूं पैक्ड सेल वॉल्यूम के बारे में बात करूं, इंपॉर्टेंट है। फुल फॉर्म जरूर याद कर लेना, पीसीवी, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं पीसीवी। फुल फॉर्म है पैक्ड सेल वॉल्यूम, या हीमोक्रिट इसी को बोल देते हैं। तो कई कई बार आ जाता है एग्जाम में क्वेश्चन कि हीमोक्रिट निम्न में से कौन सा है? तो हीमोक्रिट क्या है? पैक्ड सेल वॉल्यूम को ही बोलते हैं, जिसको पीसीवी बोलते हैं। प्रिंसिपल क्या है सर? ब्लड इज सेंट्रीफ्यूज्ड एंड प्रोपोर्शन ऑफ द रेड सेल इज मेजर्ड। यानी ब्लड क्या होता है? सेंट्रीफ्यूज्ड होता है एंड प्रोपोर्शन ऑफ द रेड सेल इज मेजर्ड। ब्लड को सेंट्रीफ्यूज करते हैं, उसका आर रेड सेल्स के प्रोपोर्शन को हम मेजर कर लेते हैं। पीसीवी या हीमोक्रिट का नॉर्मल रेंज की बात करें, मेल में कितना? 40 से लेके 54% होता है। फीमेल में 36 टू 48% होता है। कहाँ कहाँ यूज करते हैं? एसिड एनीमिया के लिए, डिहाइड्रेशन टेस्ट के लिए, या पॉलीसाइथीमिया के लिए हम पैक्ड सेल वॉल्यूम या हीमोक्रिट का इस्तेमाल करते हैं। आगे बढ़ जाओ। ईएसआर, एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट जिसको बोलते हैं, मेजर्स रेट ऑफ आरबीसी सेटलिंग इन अ ट्यूब ओवर 1 आवर, विंट्रोब या वेस्टर्नगेन मेथड। सीख ठीक, क्या समझे सर? मेजर रेट ऑफ आरबीसी सेटलिंग। ठीक है, जैसे मान लो, समझो ये एक ट्यूब है, ठीक है, इसमें आपने आरबीसी डाल दी। अब 1 घंटे बाद अगर हम इसको 1 आवर बाद मेजर करें, तो इसी ट्यूब में कितनी आरबीसी सेटल होगी नीचे? ठीक है, सेडिमेंट हो गई। इसी को हम बोलेंगे इरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट। सेडिमेंटेशन मतलब अवसादन, अवसादन। ठीक है, अवसादन मतलब हिंदी वाले जानते होंगे नीचे बैठना। इतनी चीज क्लियर है। तो मेजर रेट ऑफ आरबीसी सेटलिंग, आरबीसी की कितनी रेट, कितने रेट से आरबीसी सेटल हो रहा है एक ट्यूब में। ट्यूब कौन कौन सा हो सकता है? या तो विंट्रोप हो सकता है, वेस्टर्न गन हो सकता है। ज्यादातर कौन इस्तेमाल करते हैं? वेस्टर्न गन इस्तेमाल करते हैं 1 घंटे के अंतराल पे। तो उसको हम बोलते हैं इरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट। नॉर्मल रेंज कितना है सर? मेल में 0 से 15 mm प्रति घंटे है, फीमेल में 0 से 20 mm प्रति घंटे है। ये नॉर्मल रेंज हो गई आपकी इरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट की। यूजेस के बारे में बात करूं, नॉन स्पेसिफिक टेस्ट फॉर इन्फ्लामेशन। इन्फ्लामेशन के लिए नॉन स्पेसिफिक है, हमेशा याद रखना। इस नॉन स्पेसिफिक मतलब सर किसी एक जगह इन्फ्लामेशन को नहीं बताएगी, पूरे बॉडी में कहीं भी इन्फ्लामेशन हो तो ईएसआर टेस्ट लगा देंगे, नॉन स्पेसिफिक है। इतनी चीज क्लियर हो गई। टीबी, टीबी के बारे में पता करना हो, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स के बारे में पता करना हो। चलो मुझे ऑटो इम्यून डिसऑर्डर का एक एग्जांपल ले लो, आरएफ फैक्टर ले लो, रूमेटाइड अर्थराइटिस में इस्तेमाल करते हैं। तो ये सब ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स है। ठीक है, ये चीजें ध्यान रखते हुए चलना, एक एक लाइन से कई सारे क्वेश्चंस अराइव्ड हो सकते हैं आपके। तो ये था आपका इरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट, रेंज याद कर लेना इंपॉर्टेंट है। साथ के साथ ये दोनों ट्यूब याद कर लेना। इस ज्यादातर इस्तेमाल वेस्टर्न गन को करते हैं। विंट्रोप वेस्टर्न गन में कौन सा एक साइड से ओपन एक साइड से क्लोज होता है? तो विंट्रोप। विंट्रोप मैंने बताया था क्लोज, क्लोज लाइक साउंड कर रहा है तो एक साइड से विंट्रोप क्लोज होगा। वेस्टर्न गन जो होता है वो दोनों साइड से ओपन होता है, वेस्टर्न गन जनरली या पीपेट है। इतनी चीज क्लियर है। आगे मैं बात करूं मेन कॉर्पस्कुलर वॉल्यूम, जिसको हम बोलते हैं एमसीवी। तो ये चीजें आगे जो आने वाली हैं, दो तीन चीजें, एमसीवी, एमसीएच या एमसीएचसी, इनका फुल फॉर्म मेरे दोस्त साथ साथ याद करते चलो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एमसीवी के बारे में बात करें, जिसको हम बोलते हैं मीन कॉर्पस्कुलर वॉल्यूम। मीन कॉर्पस्कुलर वॉल्यूम के बारे में बात करें तो एमसीवी क्या है सर? कैसे कैलकुलेट करते हैं? हीमोक्रिट इंटू 10। मैंने बात करी थी हीमोक्रिट की, यहाँ देखो, मैंने बात करी थी हीमोक्रिट की। इसको हम बोलते हैं पैक्ड सेल वॉल्यूम, पैक्ड सेल वॉल्यूम। ठीक है, अब हीमोक्रिट को अगर हम पैक्ड सेल वॉल्यूम को, हीमोक्रिट को या पीसीवी को हम क्या करें? 10 से मल्टीप्लाई कर दे, अपॉन आरबीसी काउंट कर दे, ये फार्मूला हम लगा दे, तो इससे हमारा क्या आ जाएगा? एमसीवी आ जाएगा, जिसको हम बोलेंगे मेन कॉर्पस्कुलर वॉल्यूम। इतनी चीज क्लियर है।
नॉर्मल रेंज कितना होता है? 80 से लेके 100 एफएल होता है। कहाँ इस्तेमाल करते हैं? क्लासिफाई एनीमिया। एनीमिया को क्लासिफाई करना हो, जैसे माइक्रोसिटिक है, नॉर्मोसिटिक है, मैक्रोसिटिक है। अब ये कैसा माइक्रो माइक्रो नॉर्मो, ये क्या है सर? माइक्रो मतलब छोटा, मैक्रो मतलब बड़ा, और नॉर्मो मतलब नॉर्मल। तो ये होता है इसका मीनिंग, ठीक है। एनीमिया माइक्रो 3 टाइप का होता है ना एनीमिया, मैंने एनीमिया वाले लेक्चर में बहुत अच्छे से पढ़ा है, जाके मेरे दोस्त पढ़ लेना, एनीमिया का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें क्या होता है? माइक्रोसिटिक क्या है, कौन सा माइक्रोसिटिक एनीमिया है, कौन सा नॉर्मोसिटिक एनीमिया है, कौन सा माइक्रोसिटिक एनीमिया है, याद रख लेना, क्वेश्चंस आता है एग्जाम में हमेशा, ठीक है। आगे देखो, एमसीएच के बारे में मैं बात करूं, मेन कॉर्पस्कुलर हीमोग्लोबिन जिसको बोलते हैं एमसीएच, मेन कॉर्पस्कुलर हीमोग्लोबिन। प्रिंसिपल क्या है सर? एच बी इंटू 10 अपॉन आरबीसी काउंट, यानी इसका फॉर्मूला क्या हुआ? एच बी इंटू 10 अपॉन आरबीसी काउंट। तो ये इसका फॉर्मूला हो गया एमसीएच का। एमसीवी का फॉर्मूला क्या था सर? पीसीवी इंटू 10। तो दोनों में डिफरेंस याद रखना, दोनों में डिफरेंस याद रख लेना मेरे दोस्त, अपॉन आरबीसी। दोनों का फार्मूला डिफरेंस थोड़ा सा अलग है, एक में क्या होगा? एमसीएच में क्या होगा? यहाँ पर एचबी हो जाएगा, और क्या एमसीवी में क्या होगा? पीसीवी हो जाएगा। इतना चीजें क्लियर है। चलो आगे बढ़ो। प्रिंसिपल क्या है? एच बी इंटू 10 अपॉन आरबीसी काउंट। नॉर्मल रेंज की बात करें तो कितना? 27 से लेके 32 पिकोग्राम होता है। कहाँ यूज करते हैं सर? इवॉल्युएट द हीमोग्लोबिन काउंट पर आरबीसी। इवॉल्युएट करता है हीमोग्लोबिन काउंट पर आरबीसी, यह इस्तेमाल करते हैं एमसीएच के लिए, ठीक है। कितना हीमोग्लोबिन काउंट है पर आरबीसी में? मान लो एक आरबीसी सेल है, उसके अंदर कितने एचबी सेल्स है, हीमोग्लोबिन है, उसके बारे में पता करना हो तो मेन कॉर्पस्कुलर हीमोग्लोबिन या एमसीएच टेस्ट लगाते हैं। चलो आगे बढ़ो। मेन कार्पस्कुलर हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन एमसीएचसी, मैं हमेशा बोलता आ रहा हूं कि फुल फॉर्म याद रख लेना। क्या है? मेन कॉर्पस्कुलर हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन, जिसको हम बोलते हैं एमसीएचसी। क्या प्रिंसिपल है? एच बी इंटू 100 अपॉन हीमोक्रिट। एच बी इंटू 100। अब तक हम क्या कर रहे थे? अब तक हम इंटू 10 कर रहे थे, और अपान में आरबीसी कर रहे थे। अब अपान में आ जाएगा हीमोक्रिट। हीमोक्रिट यानी आपका पीसीबी। तो यहाँ पर ये सब फार्मूले थोड़े थोड़े चेंजेस हैं, बाकी हैं एक जैसे, तो ये बिल्कुल याद रख लेना, छोटी छोटी चीजें हैं। नॉर्मल रेंज कितना? 32 से 36 ग्राम पर डीएल होता है एमसीएचसी का नॉर्मल रेंज। कहाँ इस्तेमाल करते हैं? एसएस हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन इन रेड सेल। रेड सेल के अंदर हीमोग्लोबिन की कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन बोले तो सांद्रता कितनी है, सांद्रता के बारे में हमें पता करना हो, कंसंट्रेशन के बारे में पता करना हो, तो हम एमसीएचसी, नाम में ही पता चल रहा है हमें कि मेन कार्पस्कुलर हीमोग्लोबिन या कंसंट्रेशन के बारे में हम बात कर रहे हैं। इतनी चीज क्लियर है? आगे बढ़ो। रेटिकुलोसाइट काउंट। रेटिकुलोसाइट काउंट क्या होता है सर? प्रिंसिपल क्या है? सुप्रावाइटल स्टैंड विद ब्रिलियंट क्रिसाइल ब्लू या इमेच्योर आरबीसी आर काउंट। पहले बताओ, रेटिकुलोसाइट किसको बोलते हैं? इमेच्योर आरबीसी को बोलते हैं। तो रेटिकुलोसाइट किसको बोलते हैं? आरबीसी को बोलते हैं। अब इमेच्योर आरबीसी की काउंटिंग को हम क्या बोल सकते हैं? रेटिकुलोसाइट काउंट बोल सकते हैं। क्या इतनी चीज क्लियर है? क्या इतनी चीज क्लियर है कि अगर हम इमेच्योर आरबीसी को हम रेटी बोलते हैं, रेटिकुलोसाइट बोलते हैं, तो हम रेटिकुलोसाइट काउंट आरबीसी, इमेच्योर आरबीसी की काउंटिंग को कह सकते हैं? बिल्कुल कह सकते हैं। किस मेथड से करते हैं? तो सुप्रावाइटल स्टेन करते हैं विद ब्रिलियंट क्राइसल ब्लू। ये स्टेनिंग में भी मैंने बहुत अच्छे से पढ़ा रखी है, अभी आगे स्टेनिंग आएगी, वहां भी अच्छे से पढ़ना, ठीक है। नॉर्मल रेंज कितनी होती है रेटिकुलोसाइट काउंट की? 0.5 से लेकर 2% तक होती है। इस्तेमाल कहाँ करते हैं? एसएस बोन मैरो एक्टिविटी एंड एनीमिया रिकवरी। बोन मैरो एक्टिविटी में और एनीमिया रिकवरी में हम रेटिकुलोसाइट काउंट का इस्तेमाल करते हैं। आगे देखो, प्लेटलेट काउंट। प्लेटलेट क्या होता है सर? ब्लड डाइल्यूशन काउंटेड इन न्यूबॉर्न चैम्बर और ऑटोमेटेड एनालाइजर। ब्लड डाइल्यूशन किस मेथड से कर सकते हैं? कहाँ करते हैं? न्यूबॉर्न चैम्बर के अंदर काउंट कर सकते हैं। इसके अलावा ऑटोमेटेड एनालाइजर या ऑटोमेटेड सेल काउंटर, जिसको हम सीबीसी मशीन जनरली बोलते हैं, उसके अंदर भी प्लेटलेट काउंट कर सकते हैं। नॉर्मल रेंज क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट है प्लेटलेट का। 1.5 लाख से लेके 4 लाख पर एमएमक्यू होता है प्लेटलेट काउंट, ठीक है। कहाँ इस्तेमाल करते हैं सर? डायग्नोसिस थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया डायग्नोसिस करनी हो, या ब्लीडिंग डिसऑर्डर डायग्नोसिस करनी हो, वहां पर हम प्लेटलेट काउंट करते हैं, ठीक है। ब्लीडिंग टाइम के बारे में बात करूं मैं, बीटी, बीटी और सीटी दोनों इंपॉर्टेंट है। बीटी सीटी जिसको बोलते हैं, बीटी का मतलब होता है ब्लीडिंग टाइम, सीटी का मतलब होता है क्लॉटिंग टाइम, ठीक है। अब ये जो लाइन लिखी हुई है, इस पे 10-20 स्टार मार लो। क्यों सर? क्योंकि जो ब्लीडिंग टाइम होती है वो कौन से मेथड से लगाते हैं? कई बार एग्जाम में क्वेश्चंस आया हुआ है, आईबीज मेथड या ड्यूक मेथड से लगाते हैं हम ब्लीडिंग टाइम, ठीक है। फ्रॉम पंचर टू स्टॉप ऑफ ब्लीडिंग, ठीक है। पंचर टू स्टॉप ऑफ ब्लीडिंग कौन से मेथड से लगाया सर? आईवीज या ड्यूक मेथड से। ये हमने लगाया ब्लीडिंग टाइम, ठीक है। आगे देखो,
नॉर्मल रेंज कितनी होती है ब्लीडिंग टाइम की? 2 से लेके 7 मिनट तक होती है। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, याद रखना। क्या करने के लिए इस्तेमाल करते हैं ब्लीडिंग टाइम? एसेस प्लेटलेट फंक्शन एंड वैस्कुलर इंटीग्रिटी। प्लेटलेट फंक्शंस के लिए या वैस्कुलर इंटीग्रिटी के लिए हम बीडी या ब्लीडिंग टाइम टेस्ट लगाते हैं। सीटी के बारे में बात करें, क्लॉटिंग टाइम कैपिलरी मेथड से लगाते हैं। तो एक हुआ आईवी या ड्यूक मेथड से लगाते हैं। आईवी या ड्यूक मेथड से क्या लगाया हमने? ड्यूक मेथड से हमने लगाया बीटी। और सीटी के बारे में बात करूँ तो ये हमने लगाया कैपिलरी मेथड से। तो दोनों चीज़ें याद रखना, दोनों चीज़ों में डिफरेंस याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या होता है टाइम फॉर ब्लड क्लॉट इन अ ग्लास ट्यूब? ठीक है, कैपिलरी मेथड से कैसे लगाते हैं? ब्लड टू क्लॉट इन अ ग्लास ट्यूब के अंदर ब्लड की क्लॉटिंग के लिए क्लॉटिंग टाइम या सीटी टेस्ट लगाते हैं। नॉर्मल रेंज कितनी हुई सर? 5 से 11 मिनट होती है क्लॉटिंग टाइम की। यूजेस क्या-क्या है? इवैल्यूएट्स कोएगुलेशन पाथवे। कोएगुलेशन पाथवे के इवैल्यूएशन के लिए हम क्लॉटिंग टाइम टेस्ट लगाते हैं। कोएगुलेशन पाथवे सही से काम कर रहा है। सिंपल सी बात है, हमें क्लॉटिंग की टाइम पता करनी हो कि 5 से 11 मिनट में हमारा ब्लड क्लॉट हो जा रहा है, तो वहाँ पर कोएगुलेशन ही काम करता है, यही क्लॉट कराता है ब्लड को, तो उसके लिए हम क्लॉटिंग टाइम लगाते हैं, ठीक है? पीटी प्रोथ्रोम्बिन टाइम, तो बीटी बात की हमने, हमने बात की सीटी की, इसके बाद आता है पीटी। तो बीटी, सीटी, पीटी ये चीज़ याद रखना, प्रोथ्रोम्बिन टाइम को हम बोलते हैं पीटी, ठीक है? क्या होता है सर? मेजर एक्सटेंसिव क्लॉटिंग पाथवे, यूजी थ्रोम्बिंग साइटोप्लास्टिन रिएजेंट, ठीक है? क्या मेजर करता है? एक्सट्रिंसिक क्लॉटिंग पाथवे। एक्सट्रिंसिक क्लॉटिंग पाथवे के बारे में पता करना हो, क्या यूज करके? थ्रोम्बोप्लास्टिन रिएजेंट यूज करके, तो उसको हम बोलते हैं प्रोथ्रोम्बिन टाइम का प्रिंसिपल, ठीक है? क्या रेंज होता है सर? 11 से लेके 13.5 सेकेंड होता है। कहाँ इस्तेमाल करते हैं? मॉनिटर्स वारफेरिन थेरेपी। वारफेरिन थेरेपी में हमें प्रोथ्रोम्बिन टाइम का टेस्ट लगाते हैं, या लिवर से संबंधित कोई भी डिजीज़ हो, लिवर यानी आपके यकृत से संबंधित कोई भी डिजीज़ हो, उसके लिए हम पीटी टेस्ट लगाते हैं। इतनी चीज़ क्लियर है? आगे समझो, एपीटीटी एक्टिवेटेड पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम। एपीटीटी जिसको बोलते हैं, एक्टिवेटेड पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम क्या है सर? मेजर इंट्रिंसिक पाथवे। तो पीटी और एपीटीटी इनको एक साथ रखना। क्यों सर, ऐसा क्यों बोल रहे हो? पीटी में एक्सट्रिंसिक क्लॉटिंग पाथवे के बारे में हमने पता किया था, और एपीटीटी में हम क्या कर रहे हैं? एपीटीटी में हम इंट्रिंसिक पाथवे के बारे में पता कर रहे हैं। ये चीज़ें ध्यान रखना। यूजिन कैलोनिन एंड सिफोलोप्लास्टिन, ठीक है? किसका इस्तेमाल करके? कोलिन और सिफेलोप्लास्टिन का इस्तेमाल करके। नॉर्मल रेंज कितनी होती है सर? एपीटीटी की 25 से लेके 35 सेकंड तक होती है। 25 से 35 सेकंड, नहीं 25 से लेके 35 35 सेकंड तक होती है एपीटीटी की नॉर्मल रेंज। क्या यूज़ करते हैं सर? मॉनिटर हिपेरिन थेरेपी। हिपेरिन थेरेपी के लिए इस्तेमाल करते हैं, या हीमोफीलिया का पता लगाना हो तो एपीटीटी टेस्ट करते हैं। चलो आगे बढ़ो। आगे मैं बात करूँ पेरिफेरल ब्लड स्मीयर, पीबीएस जिसको बोलते हैं। क्यों बनाते हैं सर? ब्लड स्मीयर स्टेन विद लिशमन या गिम्सा स्टेन फॉर सेल मॉर्फोलॉजी। हमें सेल की मॉर्फोलॉजी, सेल मॉर्फोलॉजी यानी हिंदी में बात करें तो बनावट, बनावट के बारे में पता करना हो, कौन से सेल्स के? ब्लड सेल्स की। सिंपल सी बात है, हम ब्लड स्मीयर बना रहे हैं, तो ब्लड स्मीयर की मॉर्फोलॉजी के बारे में हमें पता करनी हो, कौन सी स्टेन करते हैं उसमें, हम लिशमन स्टेन या गिम्सा स्टेन, उसके लिए हम क्या करेंगे? पेरिफेरल ब्लड स्मीयर प्रिपेयर करेंगे। नॉर्मल रेंज क्या होती हैं? तो इसमें नॉर्मल रेंज होती नहीं, इसमें हम पता करेंगे कोई एबनॉर्मल सेल्स ना हो, सारे सेल्स नॉर्मल हो। क्या इस्तेमाल करते हैं डायग्नोसिस एनीमिया टाइप्स, एनीमिया के टाइप्स में? अब देखो, हम क्या माइक्रोस्कोप से देख के पता कर सकते हैं कि माइक्रोसिटिक है, बड़ी आरबीसी है, या छोटी आरबीसी है, तो एनीमिया का टाइप पता चल जाएगा कि सेल्स कैसी है, उस हिसाब से मान लो सिकल सेल एनीमिया है, तो उसमें आरबीसी कैसी होगी? हसिया शेप की होगी, सिकल शेप की हो जाएगी। तो इसको क्या हम माइक्रोस्कोप में देख के तो बता ही सकते हैं कि सिकल सेल एनीमिया है। ये सारी चीज़ें हैं, पीबीएस से पता लगा जाती है, ठीक है? ल्यूकीमिया में भी पता कर सकते हैं। इन्फेक्शन लाइक मलेरिया, मलेरिया के लिए भी हम पेरिफेरल ब्लड स्मीयर प्रिपेयर करते हैं, ठीक है? स्टेन कौन-सा करते हैं? ब्लड पैरासाइट है तो गिम्सा स्टेन करते हैं, ये भी मैंने बता रखा है। चलो आगे बढ़ो। बोन मैरो एस्पिरेशन, बोन मैरो एस्पिरेशन मैंने बहुत डिटेल में पूरा एक लेक्चर पढ़ाया हुआ है, ठीक है? माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन ऑफ मैरो, मैरो का एग्जामिनेशन किससे? स्टर्नम से या इलियक क्रिस्ट से। मैंने ये सारी साइट्स बताई हुई हैं कि एडल्ट में, फीटल में, बच्चे में, चिल्ड्रन में, सारे में कौन-कौन सी साइट्स हैं जहाँ से बोन मैरो एस्पिरेशन करते हैं या बायोप्सी करते हैं, ये सारे भी उस लेक्चर में बताए हैं, आप देख लेना जाके, ठीक है? क्यों करते हैं सर बोन मैरो एस्पिरेशन? ल्यूकीमिया के बारे में हमें डायग्नोस करना हो, एप्लास्टिक एनीमिया के बारे में पता करना हो, मैरो कैंसर्स के बारे में पता करना हो, तो हम बोन मैरो एस्पिरेशन टेस्ट करते हैं। आगे मैं बात करूँ हीमोग्लोबिन इलेक्ट्रोफोरेसिस। हीमोग्लोबिन इलेक्ट्रोफोरेसिस क्यों करते हैं सर? क्या प्रिंसिपल है?
सेपरेशन ऑफ डिफरेंट हीमोग्लोबिन टाइप, डिफरेंट हीमोग्लोबिन टाइप्स के सेपरेशन के लिए, जैसे HbA। ठीक है, ये एडल्ट की हीमोग्लोबिन हो गई। ये पीछे वाला अक्षर पकड़ते चलना आप, यहाँ से आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। HbA एडल्ट की हीमोग्लोबिन होगी या नॉर्मल व्यक्ति की होगी। HbS, एस से क्या पकड़ा आपने, सिकल सेल, सिकल सेल की हीमोग्लोबिन को हम किसे डिनोट करेंगे, HbS से। फिर आगे चलो HbF, एफ से क्या पकड़ा सर आपने, एफ से आपने पकड़ा फीटर, फीटर। ठीक है, फीटल मतलब नवजात, तो ये हीमोग्लोबिन हो गई फीटल हीमोग्लोबिन। ये सारी चीजें हैं, HbA, HbS, HbF, HbC, इन सबको अगर HbA इनको हम डिनोमिनेट करना हो, डिफरेंट हीमोग्लोबिन टाइप्स को डिनोमिनेट करना हो, तो हीमोग्लोबिन इलेक्ट्रोफोरेसिस टेस्ट लगाते हैं। ठीक है, किससे करते हैं सर, यूजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन अ जेल, इलेक्ट्रिक फील्ड का इस्तेमाल करते हैं ऑन अ जेल सेपरेशन करने के लिए। ठीक है, नॉर्मल रेंज के बारे में बात करें तो HbA 96 to 98 लगभग इतना परसेंट होता है। HbA2 के बारे में बात करें लेस देन 3.5% होता है। फीटल हीमोग्लोबिन के बारे में बात करें तो लेस देन 1% होता है। कहाँ इस्तेमाल करते हैं, डिटेक्ट हीमोग्लोबिन पैथीज लाइक सिकल सेल एनीमिया या थैलेसीमिया। मैंने बात की जैसे HbS के बारे में, तो सिकल सेल एनीमिया के लिए पता कर लेंगे। तो ये सारे टेस्ट हम क्या हीमोग्लोबिन इलेक्ट्रोफोरेसिस में लगाते हैं। चलो आगे बढ़े, G6PD टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है सर। G6PD का फुल फॉर्म पहले समझो, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज। ये टेस्ट का नाम होता है G6PD, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज टेस्ट, इसको हम बोलते हैं G6PD टेस्ट। क्या प्रिंसिपल है सर, एंजाइम एक्टिविटी इज मेजर्ड स्पेक्ट्रोफोटोमेट्रिकली, स्पेक्ट्रोफोटोमेट्रिकली द्वारा हम क्या करते हैं, एंजाइम की एक्टिविटी का मेजर करते हैं या पता लगाते हैं। नॉर्मल रेंज के बारे में बात करें, 4.6 से लेके 13.5 यूनिट पर ग्राम हीमोग्लोबिन कैन बी वेरी बाय मेथड, मेथड द्वारा वेरी हो सकता है, ये नॉर्मल रेंज हो। ठीक है, आगे देखो, आइडेंटिफाई G6PD डेफिशिएंसी। अब मुझे एक चीज कमेंट में बताओ, मैंने ये कई लेक्चर में बताया हुआ है कि सर G6PD डेफिशिएंसी में एक तरीके का क्या दिखता है, बॉडीज दिखती है, बॉडीज दिखती है। ठीक है, उस बॉडीज का क्या नाम है वो मुझे कमेंट करके बताओ, आपका रिवीजन होगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट ड्रग इंड्यूस हिमोलिसिस। ठीक है, ड्रग इंड्यूस्ड हिमोलिसिस के लिए इंपॉर्टेंट होती है G6PD डेफिशिएंसी की आइडेंटिफिकेशन। ठीक है, फिर आता है कॉम टेस्ट। कॉम टेस्ट कैसा सर, डायरेक्ट भी हो सकता है, इनडायरेक्ट भी हो सकता है। दो तरीके का कॉम टेस्ट होता है, या तो डायरेक्ट कॉम टेस्ट जिसको हम बोलते हैं DCT, एक होता है इनडायरेक्ट कॉम टेस्ट जिसको बोलते हैं ICT। अब सर ये दोनों क्या है सर, डिफेक्ट एंटीबॉडीज बाउंड टू RBC यूजिंग एंटी ह्यूमन इम्ग्लोबुलिन। क्या करते हैं सर, डिफेक्ट एंटीबॉडी बाउंड, जो डिफेक्ट एंटीबॉडीज बाउंड होती हैं RBC से यूजिंग एंटी ह्यूमन ग्लोबुलिन, एंटी ह्यूमन ग्लोबुलिन द्वारा, ये प्रिंसिपल होता है कॉम्स टेस्ट का। नॉर्मल रिजल्ट क्या आता है सर, कॉम टेस्ट जनरली निगेटिव होते हैं। यूजेस कहाँ करते हैं सर, डायरेक्ट कॉम टेस्ट का, DCT का ऑटो इम्यून हिमोलिटिक एनीमिया में। तो ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आया है, ऑटो इम्यून हिमोलिटिक एनीमिया के लिए कौन सा टेस्ट, डायरेक्ट कॉम टेस्ट लगाते हैं। ठीक है, इनडायरेक्ट कॉम टेस्ट कहाँ लगाते हैं, क्रॉस मैचिंग इन ब्लड ट्रांसफ्यूजन, ब्लड ट्रांसफ्यूजन में हमें क्रॉस मैच करना हो तो हम ICT या इनडायरेक्ट कॉम टेस्ट लगाते हैं। तो दोनों का यूजेस याद रख लेना। ठीक है, चलो आगे बढ़ो, ऑस्मोटिक फ्रैगिलिटी टेस्ट। ऑस्मोटिक फ्रैगिलिटी टेस्ट का प्रिंसिपल क्या है, आरबीसी आर प्लेस्ड इन हाइपोटोनिक सॉल्यूशन एंड परसेंट हिमोलिसिस इज मेजर्ड। आरबीसी को कहाँ प्लेस करेंगे हम, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में। देखो सॉल्यूशन कितने टाइप के होते हैं, दो, या तो हाइपोटोनिक, ठीक है, हाइपोटोनिक या नॉर्मल, और फिर होता है हाइपरटोनिक। ये तीन तरीके के सॉल्यूशन होते हैं सर। ठीक है, तो हाई इसमें किस में रखेंगे, आरबीसी को हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में, एंड परसेंट हिमोलिसिस इज मेजर, उसमें कितना परसेंट हिमोलिसिस हुई उसको हम मेजर करेंगे। इस टेस्ट को हम बोलते हैं ऑस्मोटिक फ्रैगिलिटी टेस्ट। ठीक है, ऑस्मोटिक कैसे सर, कैसे याद रखोगे, सॉल्यूशन का नाम आ रहा है इसमें। तो क्या आपने ऑस्मोसिस नाम सुना था, ऑस्मोसिस, ठीक है, जिसको हिंदी में बोलते हैं परासरण। परासरण ये आपने 12th में पढ़ा होगा, विसरण, परासरण, परासरण। ठीक है, तो परासरण जिसको हम ऑस्मोसिस बोलते हैं, उसमें हम क्या करते हैं, सॉल्यूशन का यूज करते हैं, तो हम हाइपोटोनिक सॉल्यूशन यूज कर रहे हैं, इसीलिए इसका हम नाम रखा ऑस्मोटिक फ्रैगिलिटी टेस्ट। इतनी चीज क्लियर है। नॉर्मल क्या है, नॉर्मल इनिशियल हिमोलिसिस एट 0.45% NaCl, कंप्लीट एट 0.30%। इनिशियल हीमोग्लोबिन हिमोलिसिस कब दिखेगी आपको, 0.45% NaCl पर, और कंप्लीट कब दिखेगी, 0.30% पर। ये होती है नॉर्मल रेंज। ठीक है, कहाँ इस्तेमाल करते हैं ऑस्मोटिक फ्रैगिलिटी टेस्ट के लिए, हेरिडिटी स्फेरोसाइटोसिस के लिए,
हमें डायग्नोस करना हो हेरिडिटी स्फेरोसाइटोसिस या हमें डिटेक्ट करना हो थैलेसीमिया, तो हम क्या करेंगे, ऑस्मोटिक फ्रेगिलिटी टेस्ट करेंगे। आगे बढ़े, सिकलिंग टेस्ट। सिकलिंग टेस्ट किसके लिए करते हैं सर, सिकल सेल टेस्ट। सिकल सेल टेस्ट मतलब सिकल सेल एनीमिया। इतनी चीज क्लियर है। आरबीसी आर एक्सपोज टू रिड्यूसिंग एजेंट एंड ऑब्जर्व अंडर माइक्रोस्कोप फॉर सिकलिंग, यानी आरबीसी क्या होती हैं, आरबीसी आर एक्सपोज टू रिड्यूसिंग एजेंट एंड ऑब्जर्व अंडर माइक्रोस्कोप फॉर सिकलिंग। सिंपल सी बात है, माइक्रोस्कोप में क्या कर लेंगे, देख लेंगे आरबीसी को कि वो सिकल सिकल सेल, सिकल मतलब आपने हंसिया देखी होगी, तो आरबीसी नॉर्मली कैसी होती है, आरबीसी का साइज तो होता है ओवल शेप। अब यहाँ से क्या होती है, ये सिकल शेप की बन जाती है सर। तो सिकल शेप की जब बन जाती है तो माइक्रोस्कोप में देख के जनरली पता कर लेते हैं रिजल्ट कैसा आता है, या तो पॉजिटिव आ सकता है सिकल सेल के लिए, या तो निगेटिव आ सकता है। कहाँ ये इस्तेमाल करते हैं, सिकल सेल एनीमिया में इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। फीटल हीमोग्लोबिन या एचबीएफ एस्टिमेशन, फीटल हीमोग्लोबिन एस्टिमेशन कैसे करते हैं, क्लिहॉयड या बेटेक टेस्ट। बेटेक टेस्ट या क्लिहॉयड टेस्ट जिसको हम बोलते हैं, इसके एचबीएफ एस्टिमेशन के लिए लगाते हैं। क्या प्रिंसिपल है, एसिड इलुएशन स्टैंड टू क्वांटिफाई फीटल आरबीसी इन मैटरनल ब्लड। ठीक है, एसिड इलुटेशन स्टैंड इस्तेमाल करते हैं, कहाँ, क्वांटिफाई फीटल आरबीसी, किसमें, मैटरनल ब्लड में। ठीक है, नॉर्मल रेंज कितनी होती है सर, मैंने शुरू में बताया था एचबीएफ की नॉर्मल रेंज कितनी होती है, <<1% होती है। किसके लिए, फीटो मैटरनल हीमोरेज के लिए डिटेक्ट करने के लिए, या बीटा थैलेसीमिया मेजर को डिटेक्ट करने के लिए हम एचपीएफ एस्टिमेशन लगाते हैं। बफी कोड प्रिपरेशन के बारे में बात करूं तो आफ्टर सेंट्रीफ्यूगेशन, फिर सेंट्रीफ्यूज मतलब आपने सेंट्रीफ्यूज मशीन में मान लो ब्लड को सेंट्रीफ्यूज किया, उसके बाद क्या होता है, व्हाइट सेल रिच लेयर, एक व्हाइट सेल रिच की लेयर दिखाई देगी आपको, जिसको हम बोलते हैं बफी कोड। ठीक है, इसको क्या करते हैं, एग्जामिन करते हैं माइक्रोस्कोप द्वारा। ठीक है, इसको हम बोलते हैं बफी कोड प्रिपरेशन। कहाँ यूज करते हैं, यूज इन लो डब्ल्यूबीसी काउंट। लो डब्ल्यूबीसी काउंट सिचुएशंस में ये डिटेक्शन ऑफ मलेरियल पैरासाइट या ल्यूकीमिया, मलेरियल पैरासाइट या ल्यूकीमिया डिटेक्शन के लिए हम बफी कोड प्रिपरेशन करते हैं। फिर आगे मैं बात करूं एल्ली सेल फिनोमिनन टेस्ट। एल्ली सेल फिनोमिनन टेस्ट क्यों करते हैं, ऑब्जर्वेशन ऑफ ल्यूपस इरेथ्रोमेटोसस, जिसको हम बोलते हैं एल्ली। तो पहली चीज एल्ली का फुल फॉर्म याद रखना, ल्यूपस इरेथ्रोमेटोसस, जिसको हम बोलते हैं एल्ली सेल्स। इन ब्लड स्मेयर, ऑब्जर्वेशन ऑफ एल्ली सेल, किसमें, ब्लड स्मेयर के अंदर हमें ऑब्जर्वेशन करना होता हो ल्यूपस इरेथ्रोमेटोसिस या एल्ली सेल्स को, इसको हम बोलते हैं एल्ली सेल फिनोमिनन टेस्ट। कहाँ इस्तेमाल करते हैं, सपोर्टिव टेस्ट फॉर एसएलई, जिसको हम बोलते हैं सिस्टेमैटिक ल्यूपस इरेथ्रोमेटोसिस, इसकी सपोर्टिव टेस्ट के लिए हम एल्ली फिनोमिनन टेस्ट लगाते हैं। आगे बढ़ो, ईएसआर बाई जेडएसआर क्या है सर, जीटा सेडिमेंटेशन रेशियो। पहली बात तो ईएसआर मतलब इरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेशियो किसके द्वारा, जीटा सेडिमेंटेशन रेशियो द्वारा अगर कर रहे हैं तो इसको ईएसआर बाई जेडएसआर टेस्ट बोलते हैं। क्या मेजर करता है, मेजर सेडिमेंटेशन करेक्टेड बाय प्लाज्मा प्रोटीन। क्या मेजर करता है, सेडिमेंटेशन करेक्टेड बाय प्लाज्मा प्रोटीन, प्लाज्मा प्रोटीन द्वारा करेक्टेड सेडिमेंटेशन को मेजर करता है जेडएसआर। ठीक है, मोर स्पेसिफिक देन ईएसआर इन इन्फ्लामेटरी कंडीशन। जैसे ईएसआर क्या था, वो था नॉन स्पेसिफिक, नॉन स्पेसिफिक था यानी कहीं भी सूजन हो बताएगा ईएसआर, लेकिन जो जेडएसआर है वो स्पेसिफिक है इन्फ्लामेटरी कंडीशन में। वो इस यानी ये चीज स्पेसिफिक जगह के बारे में ही, इन्फ्लामेशन के बारे में ही ये टेस्ट लगाएंगे, जीटा सेडिमेंटेशन रेटियो। फिर आगे मैं बात करूँ थ्रोम्बिन टाइम, टीटी। थ्रोम्बिन टाइम के बारे में बात करें तो मेजर द कन्वर्जन ऑफ फिब्रिनोजेन टू फिब्रिन, यानी जो फिब्रिनोजेन है वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, फिब्रिन में। तो इसमें जो कन्वर्जन है, इस कन्वर्जन के टेस्ट के लिए हम थ्रोम्बिन टाइम टेस्ट लगाते हैं, टीटी टेस्ट लगाते हैं। नॉर्मल रेंज कितनी होती है सर, 10 से 15 सेकंड की होती है। डायग्नोसिस फिब्रिनोजेन डिसऑर्डर, फिब्रिनोजेन डिसऑर्डर्स के लिए डायग्नोस करते हैं, या डीआईसी, हिपेरिन ओवरडोज, इन सब के टेस्ट के लिए हम थ्रोम्बिन टाइम या टीटी टेस्ट लगाते हैं। फिब्रिनोजेन एसे, फिब्रिनोजेन एसे किसके लिए सर, क्वांटिफाइड फिब्रिनोजेन लेवल, क्वांटिफाई करता है फिब्रिनोजेन लेवल को यूजिंग क्लॉटिंग बेस्ड और इम्यूनोलॉजिक मेथड। क्लॉटिंग बेस्ड या इम्यूनोलॉजिक मेथड द्वारा नॉर्मल रेंज कितनी होती है, 200 से 400 mg पर डीएल होती है। यूजेज मॉनिटर डीआईसी, डीआईसी मॉनिटर करना हो, लिवर डिजीज मॉनिटर करना हो, या ब्लीडिंग रिस्क को मॉनिटर करना हो तो फिब्रिनोजेन ऐसे टेस्ट लगाते हैं। फिर डी डाइमर टेस्ट के बारे में बात करें तो लेटेक्स एग्लूटिनेशन टेस्ट या एलिजा, इन दोनों को डिटेक्ट करना हो तो फिब्रिनोजेन डिहाइड्रेशन डिग्रेडेशन प्रोडक्ट्स के लिए हम क्या करते हैं, डी डाइमर टेस्ट लगाते हैं। किसको डिटेक्ट करना हो, सिंपल सी बात है डी डाइमर टेस्ट में, तो फिब्रिन डिग्रेडेशन प्रोडक्ट्स के लिए हम डी डाइमर टेस्ट लगाते हैं। नीचे क्लियर है।
कौन सा मेथड द्वारा? लेटेक्स एग्लूटिनेशन मेथड द्वारा या एलिजा मेथड द्वारा, ठीक है। नॉर्मल रेंज कितनी है सर? लेस देन 500 नैनोग्राम पर ml होती है D-डाइमर टेस्ट की नॉर्मल रेंज। कहाँ इस्तेमाल करते हैं? इवैल्यूएट डीवीटी, डीवीटी, पीई, डीआईसी, इनके लिए डी-डाइमर टेस्ट लगाते हैं। फिर आता है प्लेटलेट फंक्शन एनालाइजर, PFA 100 जिसको बोलते हैं, स्टिमुलेट प्लेटलेट एडिशन एंड एग्रीगेशन अंडर shear स्ट्रेस, ठीक है। इसके लिए हम प्लेटलेट फंक्शन एनालाइजर टेस्ट लगाते हैं। स्क्रीन फॉर प्लेटलेट डिसफंक्शन, स्क्रीनिंग करते हैं, इसमें प्लेटलेट डिसफंक्शन का पता लगाना हो, उसकी स्क्रीनिंग करनी है तो PFA 100 लगाएंगे। या वॉन विले ब्रांड डिजीज के बारे में पता लगाना हो, इसमें कौन सा फैक्टर इस्तेमाल होता है? वॉन विले ब्रांड फैक्टर। इसके बारे में पता करना हो तो PFA 100 टेस्ट लगाएंगे, ठीक है। ये सारे हो गए आपके हीमेटोलॉजी के टेस्ट। यहाँ पर होता है टेस्ट खत्म। अब बढ़ते हैं स्टेनिंग के अंदर। अब हीमेटोलॉजी के अंदर जितनी भी स्टेनिंग है उनके बारे में देखते हैं। शुरुआत करेंगे लिस्मन स्टेन से। लिस्मन स्टेन, पहली बात बताओ कौन से टाइप का स्टेन है? रोवानोवास्की टाइप का स्टेन है। रोवानोवास्की स्टेन का एक टाइप है लिस्मन स्टेन, ठीक है। तो लिस्मन स्टेन और रोवानोवास्की स्टेन कंटेन मेथाइलिन ब्लू। पहली चीज क्या कंटेन करेगा? मेथाइलिन ब्लू। कैसा होता है सर? बेसिक नेचर का होता है। और इयोसिन, इयोसिन कैसा होता है? एसिडिक नेचर का होता है। विच स्टेन एसिडिक? डीएनए यानी न्यूक्लियस के बारे में हम बात करें, किस उसको कैसा एसिडिक होता है, उसको स्टेन करेगा, न्यूक्लियस को स्टेन करेगा। या बेसिक, बेसिक या बेस किसको? मेथाइलिन ब्लू किसको स्टेन करेगा? साइटोप्लाज्म को स्टेन करेगा। पार्ट्स ऑफ द सेल रिस्पेक्टिवली। तो ये सारे हो गए इसकी लिस्मन स्टेन के प्रिंसिपल के बारे में। क्या स्टेप्स है? प्रिपेयर अ थिन ब्लड स्मेयर, पहला स्टेप। हमें क्या करना है? थिन ब्लड स्मेयर बनाना है, पतला ब्लड स्मेयर, थिक नहीं, थिक नहीं, हमें बनाना है थिन ब्लड स्मेयर, ठीक है। ये पहला स्टेप हो गई। फिक्स द स्मेयर विद लिस्मन स्टेन, लिस्मन स्टेन द्वारा स्मेयर को फिक्स करेंगे। कंटेन मेथनॉल, मेथनॉल होना चाहिए उसमें। फॉर 2 मिनट, 2 मिनट के लिए हम स्मेयर को फिक्स करेंगे। एड डबल अमाउंट ऑफ डिस्टिल वाटर एंड मिक्स, ठीक है। डबल अमाउंट करना डिस्टिल वाटर, उसको मिक्स कर देना है उसके बाद, ठीक है। लीव फॉर 8 to 10 मिनट, 8 से 10 मिनट के लिए हमें छोड़ देना है। वॉश जेंटली एंड एयर ड्राई, एयर ड्राई कराना है और धो देना है, ठीक है। क्या कहाँ इस्तेमाल करते हैं सर? स्टेनिंग ऑफ पेरिफेरल ब्लड स्मेयर। जितने भी PBS स्मेयर्स बनाते हैं, पेरिफेरल ब्लड स्मेयर्स बनाते हैं, उनकी स्टेनिंग के लिए इसमें इस्तेमाल करते हैं। या बोन मैरो स्मेयर के लिए हमें इसमें करना हो, स्टेनिंग करना हो तो लिस्मन स्टेन इस्तेमाल करते हैं। जैसे स्टडी करनी हो WBC की, बोन मैरो स्मेयर हम क्यों बनाते हैं? WBC की स्टडी के लिए, RBC की स्टडी के लिए, प्लेटलेट की मॉर्फोलॉजी के लिए। तो हम कौन सा स्टेन इस्तेमाल करते हैं? लिस्मन स्टेन इस्तेमाल करते हैं। द सेकेंड वन इज गिम्सा स्टेन, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेन है, ये भी याद रखना। लिस्मन के बाद दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट स्टेन गिम्सा स्टेन। प्रिंसिपल क्या है? रोमानोवास्की टाइप स्टेन, पहली चीज ये भी रोमानोवास्को टाइप का स्टेन है। दैट प्रोवाइड डिटेल न्यूक्लियर एंड साइटोप्लाज्मिक फीचर, डिटेल न्यूक्लियर और साइटोप्लाज्मिक फीचर को प्रोवाइड करता है कौन? गिम्सा स्टेन। स्टेप्स क्या है? पहली चीज फिक्स द स्मेयर इन मेथेनॉल, स्मेयर को मेथेनॉल में फिक्स कर लो। दूसरा स्टेप स्टेन विद डाइल्यूटेड गिम्सा सॉल्यूशन, डाइल्यूटेड गिम्सा सॉल्यूशन में क्या कर लो? स्टेन कर लो। रेशियो कितना सर? 1:20 to 1:50 रेशियो होता है गिम्सा सॉल्यूशन का फॉर 20 to 30 मिनट, 20 से लेके 30 मिनट के लिए। रिनाइज विद बफर्ड वाटर एंड एयर ड्राई, बफर्ड वाटर से वॉश कर लो देन एयर ड्राई कर लो, ठीक है। कहाँ इस्तेमाल करेंगे? बोन मैरो स्मेयर्स के लिए। या पैरासाइट आइडेंटिफिकेशन लाइक मलेरिया हो गई, ब्लड सेल्स हो गई, इनके लिए हम क्या इस्तेमाल करेंगे? गिम्सा स्टेन इस्तेमाल करेंगे। आगे देखिए फील्ड स्टेन के बारे में। फील्ड A एंड B, ये दो स्टेन्स हो गई फील्ड स्टेन में। प्रिंसिपल क्या है? मॉडिफाइड रोवानोव्स्की स्टेन यूज, रोवानोव्स्की स्टेन का एक मॉडिफाइड वर्जन है फील्ड स्टेन, फील्ड A और फील्ड B। यूज्ड फॉर रैपिड स्टेनिंग ऑफ ब्लड स्मेयर, हमें ब्लड स्मेयर की रैपिड स्टेनिंग करनी हो, फास्ट स्टेन करनी हो तो फील्ड स्टेन इस्तेमाल करेंगे सर। कैसे? डिप द एयर ड्राइड स्मेयर, एयर ड्राइड स्मेयर जो होता है उसको डिप करेंगे किसमें? फील्ड स्टेन A जो होता है मेथाइलिन ब्लू, फॉर 5 to 10 सेकेंड्स के लिए। देन डिप इनटू फील्ड स्टेन B जो होता है एयोसिन, किसना? 5 से 10 सेकेंड के लिए। बस आपका स्टेन कंप्लीट, ठीक है। रिनाइस एंड एयर ड्राई, वो क्या करेंगे? वॉश कर लेंगे और एयर ड्राई कर लेंगे, ठीक है। कहाँ इस्तेमाल करेंगे? रैपिड डिटेक्शन ऑफ मलेरिया पैरासाइट इन फील्ड कंडीशन, फील्ड कंडीशन में हमें मलेरिया पैरासाइट की रैपिड डिटेक्शन करनी हो तो हम फील्ड स्टेन इस्तेमाल करते हैं। अगला देखो, अगला स्टेन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट स्टेन। राइट स्टेन का क्या प्रिंसिपल है? अनदर रोमानोवास्की स्टेन, ये भी एक रोमानोवास्की स्टेन है विद मेथाइलिन ब्लू एंड इयोसिन। कैसा? मेथाइलिन ब्लू और इयोसिन के साथ। गिव्स गुड डिफरेंशिएशन ऑफ सेल टाइप, गुड डिफरेंशिएशन देता है किसकी? सेल टाइप्स की। क्या स्टेप है? फिक्स स्मेयर विद मेथनॉल कंटेनिंग स्टेन फॉर 1 to 2 मिनट,
स्मेयर को फिक्स करो मेथनॉल कंटेनिंग स्टेंट के साथ, कितनी 1 से 2 मिनट के लिए। ऐड बफर वाटर ऐड करो। लीव फॉर 4 to 6 मिनट, 4 से 6 मिनट के लिए छोड़ दो। रिनाइज कर लो एंड ड्राई कर लो। ये होता है राइट स्टेंट के स्टेप्स, ठीक है। कहाँ इस्तेमाल करते हैं? ब्लड सेल की मार्फोलॉजी के लिए या बोन मैरो की स्मेयर्स के लिए हम राइट स्टेन का इस्तेमाल करते हैं। आगे मैं बात करूं प्रशियन ब्लू या पर्स रिएक्शन के बारे में बात करूं, प्रशियन ब्लू या पर्स रिएक्शन टेस्ट, तो ये क्या होता है सर? डिटेक्ट फेरिक आयन जिसको हम बोलते हैं Fe3+ बाय फॉर्मिंग अ ब्लू पिगमेंट, जो ब्लू पिगमेंट फॉर्म करता है जिसको फेरिक फेरोसाइनाइड बोलते हैं। इसके लिए हम प्रशियन ब्लू स्टेन या पर्स रिएक्शन बोलते हैं। इतना चीज ना याद करो, सीधे सीधे एक चीज याद कर लो। अगर आयरन डिटेक्शन के लिए, आयरन डिटेक्शन के लिए कौन सा टेस्ट इस्तेमाल करेंगे सर? हम पल्स स्टेन या प्रशियन ब्लू स्टेन इस्तेमाल करेंगे। सिंपल सी बात है। स्टेप्स क्या है? फिक्स स्मेयर विद एल्कोहल, एल्कोहल के साथ स्मेयर को फिक्स करो। पोटेशियम फेरोसाइनाइड एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड का मिक्सर इसमें ऐड करो, अप्लाई करो। काउंटर स्टेन ऑप्शन होता है। उसके बाद रिनाइज करो एंड ऑब्जर्व कर लो। ये स्टेप्स होते हैं इसके आपके प्रुशियन ब्लू स्टेन के। कहाँ इस्तेमाल करते हैं? डिटेक्ट सिड्रोब्लास्ट या आयरन स्टोर इन बोन मैरो। मैंने बताया था आयरन डिटेक्शन के लिए हम क्या करेंगे? कौन सा टेस्ट करेंगे? प्रुशियन ब्लू स्टेन करेंगे, ठीक है। फिर मैंने बात की थी रेटिकुलोसाइट स्टेन, मैंने बात की थी आगे मैं रेटिकुलोसाइट स्टेन बताऊंगा। अब देखो यहाँ पर आई जिसको हम बोलते हैं सुप्रावाइटल स्टेन। तो कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि सुप्रावाइटल स्टेन या रेटिकुलोसाइट स्टेन क्या होता है सर? इसी को हम बोलते हैं न्यू मेथाइलिन ब्लू या ब्रिलियंट क्रिस्टल ब्लू। थी इस सारे नाम आप बिल्कुल याद कर लेना, एक ही चीज है, ठीक है। पहली चीज तो होती है रेटिकुलोसाइट, क्या होती है? मैंने बताया इमेच्योर आरबीसी होती है रेटिकुलोसाइट। कंटेन्स आरएनए विच स्टेन ब्लू विथ सुप्रावाइटल स्टेन। कैसा कलर सर? ब्लू कलर देता है, किसके साथ? सुप्रावाइटल स्टेन के साथ। स्टेप्स क्या है? मिक्स इक्वल पार्ट ऑफ ब्लड एंड सुप्रावाइटल स्टेन, इक्वल पार्ट्स ऐड करो ब्लड के एंड सुप्रावाइटल स्टेन के। इंक्यूबेट कर दो 5 से 10 मिनट के लिए। मेक अ स्मेयर ऑब्जर्व अंडर माइक्रोस्कोप, एक स्मेयर बनाओ और ऑब्जर्व करो माइक्रोस्कोप के अंडर में, ठीक है। यूजेस क्या है सर? रेटिकुलोसाइट का यूज कहाँ करते हैं? यूजफुल फॉर इवेल्युएटिंग बोन मैरो एक्टिविटी। पहले बताओ इमेच्योर जो सेल्स होते हैं वो कहाँ मिलेंगे आपको? बोन मैरो के अंदर ही मिलेंगी, क्योंकि वहीं पर उनका निर्माण हो रहा है। तो बोन मैरो की एक्टिविटी के लिए हम क्या रेटिकुलोसाइट काउंट कर सकते हैं सर? बिल्कुल कर सकते हैं। फिर आगे समझे सूडोन बी ब्लैक स्टेन। मैंने बताया था, ये मैंने पिछले लेक्चर में बताया था बायोकेमिस्ट्री के लेक्चर में भी, कि सूडान ब्लैक बी स्टेन वहां भी आया था। क्या होता है सर? स्टेनिंग लिपिड कंटेनिंग और ग्रेनुल्स इन ग्रेनुलोसाइट्स एंड मोनोसाइट्स। लिपिड कंटेनिंग ग्रेन्यूल्स, पहली चीज तो लिपिड सूडान नाम पढ़ते ही लिपिड का टेस्ट लगाएंगे, फैट का टेस्ट लगाएंगे। तो लिपिड कंटेनिंग ग्रेन्यूल्स कहाँ? ग्रेन्युलोसाइट्स में। ग्रेन्यूल की बात हो रही तो ग्रेन्युलोसाइट, सिंपल सी बात है, ग्रेन्युलोसाइट्स में ग्रेन्यूल होंगे। एंड मोनोसाइट, ठीक है। मोनोसाइट्स के अंदर हमें क्या करना है? कौन सा टेस्ट लगाना है? कौन सा स्टेन करना है? सूडान ब्लैक बी स्टेन लगाना है, ठीक है। आगे देखो स्टेप्स क्या होती हैं? फिक्स स्मेयर इन फॉर्मेलिन, स्मेयर को क्या करो? फॉर्मेलिन में फिक्स कर दो, फॉर्मेलिन में। स्टेन विद सूडान ब्लैक बी, स्टेन कर लो किससे? सूडान ब्लैक बी से। रिनाइज एंड काउंटर स्टेन, वॉश कर लो देन काउंटर स्टेन कर लो। कहाँ इस्तेमाल करते हैं सर? डिफरेंशिएट एएमएल फ्रॉम एएलएल इन ल्यूकीमिया। क्या है एएमएल, क्या है एएलएल? अभी आगे समझो, अभी इतना समझो कि डिफरेंशिएट करता है एएमएल को किससे? एएलएल से, किसमें? ल्यूकीमिया में, ठीक है। आगे बढ़ो। एमपीओ स्टेन, एमपीओ स्टेन यानी माइलियो पेरोक्सीडेज स्टेन, जिसको बोलते हैं एमपीओ स्टेन। प्रिंसिपल क्या है? डिटेक्ट एंजाइम माइलियो पेरोक्सीडाइज इन न्यूट्रोफिल। एंजाइम की डिटेक्शन किसमें? न्यूट्रोफिल्स में, माइलियो पेरोक्सीडाइज एंजाइम की, ठीक है। स्टेप्स क्या है? फिक्स स्मेयर, स्मेयर को फिक्स कर लो। अप्लाई एमपीओ स्टेन सॉल्यूशन, एमपीओ स्टेन सॉल्यूशन डाल लो, अप्लाई कर लो। रिनाइज कर लो एंड देन काउंटर स्टेन कर लो। यूजेस क्या है सर? पॉजिटिव होता है एएमएल में, निगेटिव होता है एएलएल में। यूज कहाँ करते हैं? यूज्ड इन ल्यूकीमिया क्लासिफिकेशन, ल्यूकीमिया की क्लासिफिकेशन में इस्तेमाल करते हैं। पीरियोडिक एसिडिक शिफ्ट के बारे में बात करें, पर्सिस्टेंट के बारे में बात करें तो डिटेक्ट ग्लाइकोजन एंड कार्बोहाइड्रेट। तो ग्लाइकोजन कार्बोहाइड्रेट के लिए हम पर्सिस्टेंट इस्तेमाल करते हैं। जी सर करते हैं। बाई ऑक्सीडाइजिंग देम टू एल्डिहाइड विच रिएक्ट विद सिप रिएजेंट, ऑक्सीडाइज देम टू एल्डिहाइड जो रिएक्ट करता है किससे? सिप रिएजेंट से। इसके लिए हम पीरियोडिक एसिडिक शिफ्ट इस्तेमाल करेंगे। क्या स्टेप्स हैं इसके? ऑक्सीडाइज विद पीरियोडिक एसिड, ऑक्सीडाइज करेंगे किससे? पीरियोडिक एसिड के साथ। अप्लाई सिप रिएजेंट अप्लाई कर देंगे, देन काउंटर स्टेन करेंगे एंड रिनाइज कर लेंगे। इतनी चीज क्लियर है। यूजफुल इन इरिथ्रोल्यूकीमिया और एएलएल, इसके अंदर कौन सा करेंगे? पर्सिस्टेंट करेंगे। देखो पर्सिस्टेंट हमने किसमें? बायोकेमिस्ट्री में पढ़ी थी, वहां उसका मेथड अलग था। तो वो चीज भी याद रखना, ये चीज भी याद रखना। हम यहाँ हीमेटोलॉजी के हिसाब से देख रहे हैं, तो हम हीमेटोलॉजी के हिसाब से ही पढ़ेंगे, ठीक है।
बाकी बायोकेमिस्ट्री में क्या यूज़ था वो पिछले लेक्चर में मैंने बता दिया था पस स्टेन के बारे में, ठीक है। आगे देखो एसिड फॉस्फेटेज स्टेन। एसिड फॉस्फेटेज स्टेन का इस्तेमाल करते हैं डिटेक्ट एसिड फॉस्फेटेज एंजाइम। क्या डिटेक्ट करता है? एसिड फॉस्फेटेज एंजाइम डिटेक्ट करता है। टार्ट्रेट रेजिस्टेंट फॉर्म TRAP इज डायग्नोस्टिक, ठीक है। स्टेप्स क्या है सर? स्टैन विथ सबस्ट्रेट एंड डाइएजोनियम साल्ट। स्टैन करता है किसके साथ? सबस्ट्रेट एंड डाइएजोनियम साल्ट के साथ। ऐड टार्ट्रेट इफ नीडेड। टार्ट्रेट को ऐड करते हैं अगर जरूरत पड़ी तो। इस्तेमाल कहाँ करेंगे? ट्रैप पॉजिटिव इन हैरी सेल ल्यूकीमिया। ट्रैप पॉजिटिव किसमें? हैरी सेल ल्यूकीमिया के अंदर हम एसिड फॉस्फेटेज स्टेन इस्तेमाल करेंगे। आगे बढ़ जाओ। लैप। लैप यानी ल्यूकोसाइड एल्कलाइन फॉस्फेटेज स्कोर, इसको बोलते हैं लैप स्कोर, ठीक है। लैप का फुल फॉर्म क्या है? ल्यूकोसाइड एल्कलाइन फॉस्फेटेट, इसका स्कोर। अब सिंपल सी बात है, डिटेक्ट एल्कलाइन फॉस्फेटेट इन मैच्योर न्यूट्रोफिल। मैच्योर न्यूट्रोफिल्स के अंदर हमें क्या डिटेक्ट करना हो? एल्कलाइन फॉस्फेटेज डिटेक्ट करना हो तो हम क्या करेंगे? लैप स्टेन इस्तेमाल करेंगे। क्या स्टेप्स हैं? स्टेन स्मेयर विद लैप स्टेन। लैप स्टेन से स्मेयर को क्या कर लेंगे? स्टेन कर लेंगे। काउंट करेंगे स्कोर। स्कोर को काउंट करेंगे बेस्ड ऑन स्कैनिंग इंटेंसिटी। स्कैनिंग इंटेंसिटी पर हम स्कोर को क्या कर लेंगे? काउंट कर लेंगे। कहाँ इंक्रीज होता है? इंक्रीज इन ल्यूकोमाइड रिएक्शन। ल्यूकोमाइड रिएक्शन में क्या होगा? इंक्रीज हो जाएगा। डिक्रीज इन CML। CML में क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। तो ये लैप स्कोर के बारे में बात होगी। फिर आगे बात करूं टोलुइडिन ब्लू स्टेन। टोलुइडिन ब्लू स्टेन क्या होता है सर? इट्स अ बेसिक डाई। पहली चीज तो टोलुइडिन ब्लू क्या हो गई? बेसिक डाई होगी। दूसरी चीज डेट शो मेटाक्रोमेजिया। क्या शो करेगा सर? मेटाक्रोमेजिया शो करेगा। मीनिंग इट स्टेन सर्टेन सेल स्ट्रक्चर इन अ डिफरेंट कलर। सर्टेन सेल स्ट्रक्चर को क्या करेगा? कुछ सेल स्ट्रक्चर को क्या करेगा? डिफरेंट कलर में स्टेन कर देगा। जैसे मास्ट सेल हो गई। मास्ट सेल कैसी हो गई सर? ग्रेन्यूल्स अपीयर पर्पल। मास्ट सेल के ग्रेन्यूल्स जो होंगे कैसे कलर में दिखाई देंगे? पर्पल कलर में दिखाई देंगे, ठीक है। स्टेप्स क्या है? फिक्स स्मेयर इन एल्कोहल। एल्कोहल में स्मेयर को फिक्स करेंगे। स्टैंड विद टोलुइडिन ब्लू फॉर 1 to 2 मिनट। टोलुइडिन ब्लू में क्या करेंगे? 1 से 2 मिनट के लिए स्टैंड कर लेंगे। रिनाइज जेंटली विद वाटर एंड एयर ड्राई। जेंटली क्या करेंगे? वॉश कर लेंगे, रिनाइज कर लेंगे। कैसे? वाटर और एयर ड्राई के साथ, ठीक है। आइडेंटिफाई ऑफ मास्ट सेल। मैंने बताया मास्ट सेल का आइडेंटिफिकेशन करने को कुछ स्पेशल सेल्स के बारे में जैसे बेसोफिल, मास्ट सेल और उसके ग्रेन्यूल्स के बारे में स्टेनिंग करनी हो तो कौन सा करेंगे हम? टोलुइडिन ब्लू, सॉरी टोलुइडिन ब्लू, हाँ टोलुइडिन ब्लू स्टेन करेंगे, ठीक है। आगे बात करूं नेप्थॉल ASD क्लोरो एसिडेट एस्टरेज। ये स्पेसिफिक एस्टरेज स्टेन होता है। क्या प्रिंसिपल है? इट स्टेन स्पेसिफिक एस्टरेज एंजाइम। कुछ स्पेसिफिक एस्टरेज एंजाइम के बारे में स्टेन करता है। प्रेजेंट इन ग्रेनुलोसाइटिक माइलॉइड सेल। ग्रेनुलोसाइटिक सेल्स या माइलॉइड सेल्स जिसको हम बोलते हैं उसके अंदर प्रेजेंट होती हैं। क्या स्टेप्स है? फिक्स स्मेयर इन फॉर्मेलिन एसीटोन। स्मेयर को क्या करेंगे? फॉर्मेलिन एसीटोन में फिक्स कर लेंगे। यूजिंग स्टेन यूजिंग नेप्थॉल ASD क्लोरो एसिटेट सबस्ट्रेट। स्टेन कर लेंगे यूज करके नेप्थॉल ASD क्लोरो एसिटेट सबस्ट्रेट के साथ। ऐड अ डाई एजोनियम सॉल्ट। साथ में डाई एजोनियम सॉल्ट के साथ काउंटर स्टेन करेंगे किससे? हिमेटोक्सिलिन से। देन क्या यूज करेंगे? डिफरेंशिएट एक्यूट माइलॉइड ल्यूकीमिया AML फ्रॉम एक्यूट लिम्फॉइड ल्यूकीमिया ALL। डिफरेंशिएट करता है AML को किससे? ALL से, ठीक है। AML का फुल फॉर्म क्या है? एक्यूट माइलॉइड ल्यूकीमिया। और ALL का फुल फॉर्म होता है एक्यूट लिम्फॉइड ल्यूकीमिया। तो दोनों में डिफरेंस याद कर लेना है, ठीक है। चलो आगे बढ़ो। फिर आता है सर अल्फा नेप्थाइल एसीटेट एस्टरेज। ये तो मैंने बता दिया, ठीक है। हाँ, देखो नॉन स्पेसिफिक मैंने बताया पहले एस्टेरेज स्टेन, फिर मैंने बताया अल्फा नेप्थाइल एस्टेट एस्टेरेज, ठीक है। एसीटेट एस्टेरेज ये होता है नॉन स्पेसिफिक एस्टेरेज स्टेन, ठीक है। सर ये क्या करते हैं? प्रिंसिपल क्या है? स्टेन नॉन स्पेसिफिक एस्टेरेज, ठीक है। नॉन स्पेसिफिक एस्टेरेजेस होते हैं उनको स्टेन करेंगे। मेनली फाउंड इन मोनोसाइट। जो कहाँ मेनली फाउंड होते हैं? मोनोसाइट्स के अंदर फाउंड होते हैं। क्या स्टेप है सर? इसमें को फिक्स कर लो। अल्फा नेप्थाइल एसीटेट ऐड कर लो एंड डाइओसोनियम सॉल्ट ऐड कर लो। देन काउंटर स्टेन कर लो और ऑब्जर्व कर लो। ये सिंपल सी बात होगी। कहाँ यूजफुल होता है? मोनोसाइट ल्यूकीमिया को आइडेंटिफाई करना हो तो वहाँ अल्फा नेप्थाइल एसीटेट एस्टरेज एंजाइम इस्तेमाल या स्टेन इस्तेमाल करते हैं। अगला क्या है सर? हीमोडी स्टेन। हीमोडी स्टेन क्या है? रैपिड स्टेन होता है सिमिलर टू रोमानोवास्की टाइप। रैपिड स्टेन होता है जैसे हम रोमानोवास्की स्टेन जितने भी टाइप्स पढ़े थे कुछ वैसा ही, लेकिन क्या होता है? रैपिड स्टेन होता है। यूज्ड फॉर ब्लड एंड बोन मैरो स्मेयर। कहाँ इस्तेमाल करते हैं? ब्लड हो गई या बोन मैरो स्मेयर्स हो गई वहाँ इस्तेमाल करेंगे। क्या स्टेप्स है? प्लेस हिमोडी स्टेन डायरेक्टली ऑन स्मेयर। पहली चीज क्या करेंगे? हिमोडी स्टेन कहाँ कर लेंगे? डायरेक्टली अप्लाई कर लेंगे स्मेयर पर।
स्टैन करेंगे 30 टू 60 सेकेंड, 30 से 60 सेकेंड के लिए स्टैन कर लेंगे। देन रिनाइज कर लेंगे, फिर एयर ड्राई कर लेंगे। क्विक डायग्नोसिस के लिए इस्तेमाल करते हैं, स्पेशली हो गई इमरजेंसी हीमेटोलॉजिकल लैब्स में, ठीक है। फिर आ गया ब्रिलियंट क्रिसाइल ब्लू। ब्रिलियंट क्रिसाइल ब्लू का इस्तेमाल करेंगे एज अ सुप्रापोइटल स्टेन दैट हाइलाइट्स रेटिकुलोसाइट्स बाय स्टेनिंग आरएनए। पहली चीज तो क्या होगी, ये सुप्रावाइटल स्टेन है। उसके अलावा ये क्या करती है, हाईलाइट करती है किसको, रेटिकुलोसाइट्स को, बाय स्टेनिंग आरएनए। कैसे, स्टेनिंग करके किसको, आरएनए को स्टेन करके। स्टेप्स क्या है सर, मिक्स इक्वल अमाउंट ऑफ डाई एंड ब्लड। पहली चीज तो इक्वल अमाउंट में क्या ऐड करेंगे, डाई को और ब्लड को ऐड करेंगे। देन इंक्यूबेट करेंगे, क्या करेंगे सर, इंक्यूबेट कर लेंगे 15 मिनट के लिए। देन प्रिपेयर करेंगे स्मेयर एंड एग्जामिन करेंगे स्मेयर को प्रिपेयर करके, ठीक है। कहाँ इस्तेमाल होती है, रेटिकुलोसाइट काउंट में, टू एसेस बोन मैरो एक्टिविटी। बोन मैरो एक्टिविटी को एसेस करने के लिए रेटिकुलोसाइट काउंट में हम ब्रिलियंट क्रिसाइल ब्लू इस्तेमाल करते हैं। चलो आगे बढ़ जाओ। फिर आता है एल्कलाइन फॉस्फेटेज या लैपिस्टेन जिसको बोलते हैं। डिटेक्ट एल्कलाइन फॉस्फेटेज एंजाइम एक्टिविटी इन न्यूट्रोफिल्स, ठीक है। अप्लाई लैपिस्टेन टू फिक्स स्मेयर। स्मेयर पर क्या करेंगे, लैपिस्टेन इस्तेमाल करके फिक्स कर लेंगे। फिक्स स्मेयर पर लैपिस्टेन इस्तेमाल करेंगे। स्टेन सेल्स फॉर प्रिस्क्राइब टाइम। सेल्स को स्टेन कर लेंगे प्रिस्क्राइब टाइम के लिए। ऑब्जर्व ब्लू ब्लैक ग्रेनुल्स इन न्यूट्रोफिल्स। उसके बाद ब्लू ब्लैक ग्रेनुल्स किस में ऑब्जर्व करेंगे, न्यूट्रोफिल्स के अंदर। कहाँ इस्तेमाल करते हैं, ल्यूकीमोइड रिएक्शन के लिए, या सीएमएल जिसको हम बोलते हैं क्रोनिक माइकोलाइड ल्यूकीमिया जिसको हम बोलते हैं सीएमएल। एएमएल किसको बोलते हैं, एक्यूट। एक्यूट मतलब तुरंत छोटे टाइम के लिए, और क्रोनिक मतलब लॉन्ग टर्म के लिए। तो सीएमएल के लिए हम कौन सा स्टेन इस्तेमाल करेंगे, लैप स्टेन, ठीक है। आगे मैं बात करूं जीनस ग्रीन बी स्टेन। जीनस ग्रीन बी स्टेन क्या होता है सर, अ वाइटल स्टेन यूज टू विजुअलाइज माइटोकांड्रिया एंड साइटोप्लाज्मिक ग्रेनुल्स। वाइटल स्टेन क्या होता है, विजुअलाइज करता है माइटोकांड्रिया को और साइटोप्लाज्मिक ग्रेनुल्स को, ठीक है। क्या स्टेप्स होते हैं, स्टेन फिक्स स्मेयर। पहली चीज तो स्मेयर जो फिक्स होते हैं उनको स्टेन करो, किससे, जीनस ग्रीन बी के साथ। रिनाइज कर लो और एयर ड्राई कर लो। किसके लिए इस्तेमाल करेंगे, ऑसिशनली यूज फॉर बोन मैरो डिटेल्स विद एंड रिसर्च। बोन मैरो डिटेल्सिंग के लिए हमें स्टडी करनी हो या रिसर्च के लिए तो हम जीनस ग्रीन बी स्टेन इस्तेमाल करते हैं। अब देखो कुछ समरी चार्टेस देख लो साइटोकेमिकल स्टेन्स के, ठीक है। जैसे एमपीओ स्टेन की मैंने बात की, माइलो पेरोक्सिडाइज स्टेन क्या स्टेन करता है, माइलॉइड ग्रेनुल को स्टेन करता है। पॉजिटिव किस में, एएमएल में पॉजिटिव दिखाएगा, और निगेटिव किस में दिखाएगा, एएलएल के अंदर। सूडान ब्लैक बी के बारे में बात की, लिपिड ग्रेन्यूल को स्टेन करता है, एएमएल में पॉजिटिव, एएलएल में निगेटिव। फर्स्ट स्टेन की मैंने बात की, क्या स्टेन करता है, ग्लाइकोजन एंड म्यूकोपॉलीसैकेराइड्स को स्टेन करता है। एएलएल और इरिथ्रोल्यूकीमिया में पॉजिटिव दिखाई देगा और निगेटिव एएमएल, एम4 और एम5 में, ठीक है। ट्रैप स्टेन की मैंने बात की, एसिड फॉस्फेटेज को स्टेन करता है। किस में दिखाई देगा, हैरी सेल ल्यूकीमिया में दिखाई देगा। किस में नहीं दिखाई देगा, अदर ल्यूकीमियाज में, केवल हैरी सेल ल्यूकीमिया में ट्रैप दिखाई देगा, ठीक है। फिर लैप स्टेन की बात की, एल्केलाइन फॉस्फेटेज की बात की, ल्यूकेमॉइड रिएक्शन में दिखाई देगा और सीएमएल में नहीं दिखाई देगा। स्पेसिफिक स्टेरेस की मैंने बात की, क्या स्टेन करेगा, न्यूट्रोफिल्स को स्टेन करेगा, एएमएल में पॉजिटिव दिखाई देगा और एएलएल में निगेटिव दिखाई देगा। फिर नॉन स्पेसिफिक स्टेरेस की बात की तो मोनोसाइट को स्टेन करेगा, एएमएल में पॉजिटिव, एम5 में और अदर्स में निगेटिव। तो ये आपका चौथ था शॉर्ट समरी का, किसमें पॉजिटिव किसमें निगेटिव, कौन क्या स्टेन करेगा। तो ये था आपका एक बड़ा सा लेक्चर जिसमें हमने पूरी हीमेटोलॉजी समेट दी, जिसमें उसके सारे क्लिनिकल टेस्ट साथ के साथ जितने भी स्टेनिंग थी सारे लपेट दिए, ठीक है। बहुत बड़ा काम आपने कर लिया। ये पूरे पूरे करीब एक महीने लेक्चर चलते रहते हैं आपके कॉलेज में, ठीक है। जो जो पढ़ा होगा वो उसको पता होगा, ठीक है, बहुत डिटेल में, ठीक है। सारी चीजें, एक भी चीज नहीं छोड़ी, नॉर्मल रेंज से लेके सब कुछ बता दिया। वीडियो आपको पसंद आया हो तो एक बार कमेंट करके अपनी राय जरूर दे देना। साथ के साथ वीडियो पसंद आया हो तो लाइक से सब्सक्राइब, इसके अलावा सुपर थैंक्स भी दे सकते हो। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करना। आगे भी ऐसे वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।